हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल हैं आपके। यकीनन मज़े में होंगे और जनाब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम लेकर आ गए आपके फेवरेट से समा नॉवल तेरा फंसू ही मेरा जुनून ठहरा की लास्ट एपिसोड। जी जनाब, लास्ट एपिसोड यानी आज ये नावल इख्तिताम पज़ीर हो रहा है और यकीनन आप ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन होंगे कि दानीन और साहिर की ये कहानी क्या रुख इख्तियार करेगी। क्या वो दोनों बच पाएंगे और क्या दानीन को उसके प्यारों का प्यार दोबारा मिल पाएगा या नहीं। तो जनाब, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए तो आपको ये एपिसोड पढ़नी ही पड़ेगी। तो फिर इंतज़ार नहीं कराते, जल्दी से ले चलते हैं आपको लास्ट एपिसोड की तरफ। कोई और भी आया है तुमसे मिलने? अरसल के कहने पर वो हैरान हुई। किचन के दरवाजे की जानिब आई तो वहाँ समिया को खड़े पाया। अरे समिया, कैसी हो मेरी गुड़िया? समिया से गले मिलते हुए उसने उसका गाल चूमा था, फिर दोबारा ज़ोर से उसे हक किया। मैं ठीक हूँ आपी, आप कैसी हैं? कहाँ दुनिया की भीड़ में गुम हो गई थी आप? इतना ढूंढा हमने आपको। समिया का लहजा भी नमी लिए हुए था। आखिर मिल ही गई ना मैं। अरसल, समिया, ये साहिर हैं, मेरे शौहर। साहिर, ये मेरे छोटे ताया जी का बेटा, मेरा भाई और सबसे अच्छा दोस्त। और ये समिया है, मेरी फूफो की बेटी। दानी ने साहिर से उन दोनों का तारुफ करवाया था। अरसल ने खुशदिली से आगे बढ़ते हुए न सिर्फ साहिर से मुसाफिहा किया था, बल्कि उसे गले भी मिला था। दानी को समझ नहीं आ रही थी कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। उसके सगे खून के रिश्ते इतने सालों बाद आज उसके सामने आए थे और उसे लग रहा था खुशी से ही उसका दिल धड़कना भूल जाएगा। कितनी गलत बात है दानी, मुझसे रब्ता करने की एक बार भी कोशिश नहीं की तुमने। मैं उस वक्त एक कोर्स के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री था जब तुमसे रब्ता मुनक़ता हुआ। अपने एक दोस्त के ज़रिए तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी की। खाला रुखसाना के घर का पता और उनकी तस्वीर तक सेंड की उसको, लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं चल सका। वापस आकर भी मैंने तुम्हें इतना तलाश किया। शाह मेंशन से निकलते हुए खाला रुखसाना के घर का जो एड्रेस दिया था तुमने, वहाँ भी ताला लगा था। कराची शहर इतना बड़ा था कि तुम ढूंढने से भी नहीं मिली मुझे। मैं तो मायूस होकर वापस लाहौर चला गया था। जब कराची में मुकीम मेरे उसी दोस्त ने खाला रुखसाना को अपनी बहू के साथ मार्केट में देखा। मेरे कहने पर उनका पीछा करते हुए वो उनके फ्लैट तक गया। उनका एड्रेस मुझे मेल किया, फिर मैं खुद खाला के घर गया। उन्होंने ही तुम्हारी शादी का बताया था, लेकिन उन्हें तुम्हारे ससुराली घर का इल्म था। इस्लामाबाद का एड्रेस नहीं था उनके पास। तुम्हारे ससुराल गया तो वहाँ गालिबन साहिर भाई के छोटे भाई अली ने मुझे आप लोगों का एड्रेस दिया। मुझे मेरी बहन मेरी शादी में चाहिए थी हर हाल में, तभी समिया को लेकर टपक पड़ा आज। अरसल ने मुख्तसर अल्फाज में अपनी तमाम कोशिशें बयान कर डाली थीं और दानी, जो ये समझ रही थी कि उसके सब रिश्ते उसे भूल चुके हैं, आज अरसल के मुंह से सब सुनकर उसे खुशी हुई थी कि किसी एक के लिए ही सही, लेकिन वो अहम रही थी। तुम दोनों की शादी नहीं हुई अब तक? दानी ने सवालिया निगाहों से उनकी जानिब देखा। उन दोनों को साथ देखकर वो यही समझी थी कि वो शादी कर चुके हैं। तुम्हारे बगैर मैं शादी कर लेता, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। इनफैक्ट आज मैं और समिया यहाँ कार्ड देने और इनवाइट करने ही आए हैं। सबसे पहला कार्ड तुम्हारे लिए मख्तस था और अब सब मेहमानों से पहले तुम और साहिर भाई मुझे अपने घर में चाहिए हो। अरसल ने रोब जमाते हुए कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया था। दानी ने तजब्जुब के आलम में पहले अरसल के बढ़ाए गए कार्ड की सिम देखा था, फिर साहिर की जानिब। साहिर के खफीफ से इशारे पर वो कार्ड थाम गई थी। अरसल, तुम बुरा मत मानना प्लीज़, लेकिन इतने अरसे बाद हम मिले हैं। मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहती, लेकिन हम इस शादी में शिरकत नहीं कर सकते। वो मुनासिब अल्फाज की तलाश में यही कह सकी थी। उसकी बात पर लाउंज में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। मैं जानता हूँ तुम वहाँ क्यों नहीं आना चाहती। सालों पहले वहाँ उस घर में जो सलूक तुमसे किया गया था, उसके बाद तुम हक रखती हो इनकार करने का। हमारी माज़रत या शर्मिंदगी भी तुम्हारी उस तकलीफ़ का इज़ाला नहीं कर सकती जो हमारी वजह से तुमने सही। अरसल की लहजे से एक्साइटमेंट और गर्मजोशी ख़त्म हो चुकी थी। उसका लहजा अब संजीदा और शर्मिंदगी लिए हुए था। तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है अरसल, तुमने हमेशा एक भाई होने का फ़र्ज़ निभाया है। शर्मिंदा तो मैं हूँ कि आज भी एक बहन होने का फ़र्ज़ नहीं निभा सकती, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है अपने खून के रिश्तों की आँखों में अपने लिए नफ़रत देखने की। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। वहाँ जाकर मैं फिर से कई साल पीछे चली जाऊँगी।
मेरे सारे ज़ख्म ताज़ा हो जाएंगे और वहाँ सबकी तंजिया निगाहें जिगर छलनी करते जुमले मेरे ज़ख्मों पर नमक पाशी करेंगे। वो नज़रें फर्श पर जमाए कहती चली गई। वहाँ मौजूद सब अफराद की नज़रों में अब तुम्हारे लिए नफ़रत, हकारत या तंज़ नहीं, सिर्फ एक जज्बा होगा, और वो है शर्मिंदगी। क्योंकि सच क्या है सब जान चुके हैं। तुम्हारी बेगुनाही साबित हो चुकी है। अरसल ने इंकशाफ किया था दानीन पर। उसकी बात पर वो झटके से सर उठाती हैरान सी उसे देखने लगी। ये क्या कह रहे हो तुम अरसल? ये सब कैसे? वो बेयकीन लहजे में कहती बात अधूरी छोड़ गई। मुजरिम खुद ही एतराफ़ कर गया अपने जुर्म का। उन तस्वीर की हकीकत समन आपी ने खुद ही बता दी सबको चंद माह पहले। अरसल के लबों से समन का नाम सुनकर वो फिर से चौंकी थी। अपने मुजरिम के नाम से तो वो खुद भी नावाकिफ़ थी अभी तक। समन आपी? उसके लबों से सरसराते हुए अंदाज में ये नाम बरामद हुआ। हाँ, समन आपी वही हैं जो आसीन का सांप निकली। अदम भाई को पसंद करती नहीं वो, लेकिन अदम भाई का तुम्हारी तरफ झुकाव देखकर वो तुमसे हसद करने लगी, और हसद की उस आग में जलते हुए उन्हें जब वार करने का मौका मिला तब उन्होंने ये मौका ज़ाया नहीं किया और अपनी चालबाजी से तुम्हें अदन भाई की ज़िंदगी से निकाल कर उन्हें हासिल कर लिया। अदन भाई से शादी तो कर ली उन्होंने, लेकिन उनकी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकी। समन आपी की हमसफ़री में भी अदन भाई ने जाने अनजाने में उनकी हर बात में तुम्हारी परछाई ढूंढने की कोशिश की। बज़ाहिर वो तुमसे नफ़रत का इजहार करते, लेकिन समन आपी को तुम्हारे रंग में देखने के ख्वाहिशमंद होते। तुम्हें बेवफा समझते समझते उनके दिल में शक का तनावर दरख्त बन गया, और वो समन आपी को भी शक की निगाह से देखने लगे। उनकी लगाई पाबंदियों के बाइस दोनों के दरमियान झगड़े बढ़ने लगे। एक बेटी के बावजूद दोनों एक दूसरे से खार खाते हैं, और चंद माह पहले शायद समन आपी ने तुम्हें किसी शॉपिंग मॉल में देखा। तुम्हें अपने शौहर के साथ खुश देखकर उनके दिल में हसद की वही आग भड़क उठी। उसी रात वो घर वापस आई तो उनका अदन भाई से खासा बड़ा झगड़ा हुआ, नौबत तलाक तक पहुंच गई थी, और तभी गुस्से के आलम में वो खुद अपने मुंह से हर चीज़ का एतराफ़ करती गईं। उन्हें गुस्सा था कि इतनी प्लानिंग करके भी तुम्हें अदन भाई से दूर करके वो उनकी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह हासिल नहीं कर पाई। तुम्हारे साथ इतना कुछ करके भी उन्हें सुकून नहीं मिला था। तभी तुम्हें खुश देखकर उन्हें अपनी महरूमियाँ याद आ गईं। उस दिन उनके मुंह से सच सुनकर वहाँ खड़ा हर शख्स चाहता था कि शर्मिंदगी से ज़मीन में गिर जाए। अदन भाई ने घर से निकाल दिया समन आपी को, और बेटी भी छीन ली। वो किसी कीमत पर समन आपी को वापस लाने पर तैयार नहीं है। तन्हाई की सज़ा भुगतते भुगतते समन आपी को अपने किए गए गुनाहों पर पछतावा होने लगा है, लेकिन उनके इस पछतावे का अब कोई फ़ायदा नहीं। अदन भाई ना उन्हें रखने पर तैयार है ना छोड़ने पर। उन्होंने उनके गुनाहों की सज़ा ये तन्हाई और औलाद से दूरी ही तजवीज़ की है। सब सुनते हुए इस बोझल से माहौल में दानी का दम घुटने लगा था। वो और साहिर दोनों दम बखुद थे कि मकाफ़ात अमल इस तरह भी होता है। साहिर जो आज दानी की फैमिली के पास जा रहा था कि उन्हें दानी की बेगुनाही का यकीन दिलाकर दानी को उसके रिश्तों से मिला सके, वो खुद इस बात से बेखबर था कि अल्लाह पाक सच तो बहुत पहले सामने ला चुके थे, और ना सिर्फ सच सामने आया था बल्कि बुरा करने वालों का अंजाम भी बुरा हुआ था। अब तो सज़ाएं भुगतने का वक्त था उनका। दानी नापी, अपनी बहन की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। वो वाकई पछता रही हैं अपने किए पर। सब ने उन्हें छोड़ दिया है, जहनी मरीज़ा बन चुकी हैं वो तन्हाई का अजाब झेलते झेलते। जो कुछ उन्होंने किया उसकी सज़ा इसी दुनिया में मिल रही है उन्हें। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उन्हें माफ़ कर दें ताकि उनकी आखिरत तो संवर जाए। समिया ने दानी के सामने हाथ जोड़े थे। अरे ये क्या करी हो समिया, पागल मत बनो। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अब मेरे दिल में किसी के लिए कोई गिला या शिकायत बाकी रही है। मेरा अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, और उसके दर से मुझे इंसाफ मिल चुका है। दानी ने उसके हाथ खोलते हुए आँख में आई नमी साफ़ की थी। आपी, आप अगर नाराज़ नहीं हैं तो शादी में आएंगी ना? समिया ने पूरी उम्मीद निगाहों से उसकी जानिब देखा था। समिया, मैं भी कुछ कह नहीं सकती। इतने अरसे बाद यूँ अचानक वो मुतज़्ज़ब थी। उन सब का सामना करने की हिम्मत अब भी मफकूद थी। अगर बाबा और ताया जान खुद लेने आए तुम्हें तब तो चलोगी? वो माफ़ी मांग लेंगी तुमसे। अरसल ने उसकी झिझक की वजह समझते हुए रास्ता निकाला था। नहीं, मैं कभी अपने बड़ों को झुकाना नहीं चाहूँगी। मैं तो इसलिए कह रही थी कि
वो कोई मुनासिब वजह तलाश कर रही थी जब साहिर के बोलने पर उसने हैरत से सर उठाया। हम लोग ज़रूर आएंगे शादी पर। आप दोनों इतनी चाहत से हमें इनवाइट कर रहे हैं तो हम इनकार कैसे कर सकते हैं। साहिर का लहजा संजीदगी भरा था। दानीन के घूर कर देखने पर उसने आंखों ही आंखों में उसे कुछ चुप खामोश रहने का इशारा किया था। दानीन लब भेज कर रह गई, जबकि अरसल और समिया की आंखों की चमक लौट आई थी। जब मैं मुनासिब तरीके से उन्हें इनकार कर रही थी तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी दरमियान में बोलने की। अरसल और समिया के जाने के बाद वो साहिर से नाराज़गी का इजहार कर रही थी। उनके लहजों में जो आस जो उम्मीद थी उसे तोड़ना अच्छा नहीं लगा मुझे। वो स्पेशली आपको इनवाइट करने आए थे। किसी की चाहत को यूं ठुकराते नहीं हैं दानी। साहिर ने संजीदा लहजे में उसे समझाना चाहा था। मैं उनकी चाहत को ठुकरा नहीं रही साहिर, लेकिन जिस घर से सालों पहले मुझे तही दामा करके निकाल दिया गया, उस घर में जाने को मेरा दिल राज़ी नहीं है। दानिन की आवाज़ भर आ गई थी। बात करते करते वो डाइनिंग टेबल के करीब रखी चेयर घसीटती बैठ गई थी। माफ़ करना तो अल्लाह की सिफ़त है दानिन। आपके खूनी रिश्ते अगर आपको वापस बुला रहे हैं तो माफ़ कर दें उन्हें। माना कि आपके साथ गलत किया हुआ था वो, लेकिन उन सबको उनके किए की सज़ा मिल चुकी है, बल्कि मिल रही है। आपको तो अपनी सफाई में एक लफ्ज़ तक नहीं कहना पड़ा। अगर अल्लाह आपके सब्र को देखते हुए आपका सच दुनिया के सामने ला सकता है तो उसकी रज़ा की खातिर आप भी दर्द गुज़र से काम लें। उसके मुकाबिल बैठते हुए साहिर ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया था। बात माफ़ी तलाफ़ी की नहीं है साहिर। मेरे दिल में उनके लिए अब कोई गिला शिकवा नहीं बचा, लेकिन तुम नहीं समझोगे। वो कुछ कहते कहते फिर से चुप हो गई थी। तो आप समझाएं ना। अगर आपका दिल हर तरह की शिकायत से पाक हो चुका है तो उस घर में जाने से इनकार की वजह क्या है फिर। साहिर का अंदाज हौसला अफजा था। वो जानता था वजह कुछ और भी थी वहाँ ना जाने की। दानी चंद लम्हे उसके चेहरे की जानिब देखती रही, फिर सर झुकाए लब काटने लगी। साहिर, मैं अब पुराने किसी रिश्ते के लिए अपने दिल में पहले जैसे जज्बात नहीं लाना चाहती। जब मुझे उन सब की ज़रूरत थी तब उन्होंने हाथ छुड़ा लिया था। बहुत तड़पी हूँ मैं उनके लिए। अब जाके सब्र आया है क्योंकि तुम मेरी लाइफ में आए हो। वहाँ जाऊँगी तो दोबारा। वो फिर से अटकी थी, लहजे में खौफ बना था। दोबारा? साहिर उसकी अधूरी बात का मतलब कुछ हद तक समझ गया था, लेकिन चाहता था कि वो अपने मुंह से अपना आप खुद बताए। वो मुस्तरिफ सी हथेलियाँ मसलने लगी। वहाँ अदम भी तो होगा ना। उसे देखकर पता नहीं मैं कैसा रिएक्ट करूँ। जो कुछ उसने मेरे साथ किया मैं अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन खुद से डरती हूँ कि इतने अरसे बाद उसे सामने देखकर मेरा दिल ना पिघल जाए। नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना साहिब। मैं पिघलना नहीं चाहती। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। बदगुमानियाँ थीं तो बहुत अच्छा था। अब दोबारा पुराने रिश्ते सवार करके मैं खुद अपने जज्बात के हाथों उलझना नहीं चाहती। वो अपने दिल में छुपी गिरहें वाज़ेह कर गई थी। साहिर ने बगौर उसकी तरफ देखा था, जिसके चेहरे पर आंखों में बेबसी थी। न जाने ये साहिर को खो देने का खौफ था या दिल में पुराने जज्बात लौट आने का। वो खुद अपने ही दिल के पलटने से हरासा थी। मेरी बात गौर से सुने दानी। अगर मेरी मोहब्बत आपके दिल में जगह बना चुकी है तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अदन का सामना होने पर भी आपके दिल की मसंद पर मैं ही रहूँगा। और अगर उसे देखकर आपके जज्बात बदलें, आपका दिल पिघले और आपके दिलो दिमाग में ज़रा सी भी ख्वाहिश अंगड़ाई ले कि आप उसके पास वापस चली जाएं, तो अपनी उस ख्वाहिश का एहतराम कीजिएगा, बिना मुझे ख्याल में लाए। दानीन ने उसकी बात पर झटके से सर उठाकर उसे देखा था। जो ये अल्फाज अपने लबों से अदा करता निगाहें झुका गया था कि कहीं आंखों में छुपी तकलीफ वो ना देख ले। पागल हो गए हो क्या? जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? मतलब तुम्हारे लिए मेरा होना ना होना कोई मायने नहीं रखता? दानीन की आवाज़ में सदमा था। आपका होना ना होना मुझसे ज़्यादा किसी के लिए मायने नहीं रखता दानीन। आपको खोने का तसव्वुर भी मेरी सांसें रोकने लगता है। लेकिन शादी के बाद आपका रवैया देखकर मैंने खुद से अहद किया था कि कभी भी खुद को आप पर मुसल्लत नहीं करूँगा, और मैं अपने उस अहद पर आज भी कायम हूँ। मैंने कहा था ना कि हम अपने इस रिश्ते को आगे तभी बढ़ाएंगे जब आप दिल से रज़ामंद होंगी। तो शायद अब आपके दिल की बात जानने के लिए ही ये वक्त एक आजमाइश बनकर आया है, ताकि आप पर वाज़ेह हो सके कि आप क्या चाहती हैं। मेरे लिए मेरे जज्बात से बढ़कर
आपकी ख्वाहिशात ज़्यादा अहम हैं, और अगर आप अपनी आगे की ज़िंदगी अदन के साथ गुजारना चाहेंगी तो मैं उफ तक नहीं करूँगा और पीछे हट जाऊँगा। आखिर में बोलते बोलते उसका लहजा इंतहाई धीमा हो गया था। इतना आसान है तुम्हारे लिए मुझे छोड़ना? जान छुड़ाना चाहते हो मुझसे? वो आंखों में नमी लिए उसे देख रही थी। मैं नहीं छोड़ रहा आपको। हाथ छुड़ाना या लौट कर मेरे पास आना, फैसला आपका ही होगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि बरसों पहले आपके जिन रिश्तेदारों ने आप पर मेरे हवाले से बहतान लगाकर आपको दर बदर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, आज आप उनके सामने सर उठा कर जाएं। हमारी कहानी का एक ये हिस्सा अधूरा है अभी, और अरसल की शादी में जाकर आप ये हिस्सा मुकम्मल करेंगी। साहिर ने तसल्ली भरे अंदाज में उसका हाथ दबाया था। दानीन चंद लम्हे खामोश रही, फिर सर उठाकर उसे देखा। ठीक है, मैं अरसल की शादी में ज़रूर जाऊंगी, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगे, मैं अकेली कहीं नहीं जाऊंगी, उसने शर्त रख दी थी। दानीन, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? मेरी मौजूदगी में शायद तुम्हारे सब रिश्तेदार कंफर्टेबल ना हो। और वो बात करते करते रुका जब दानीन ने उसकी बात उचक ली। वो कंफर्टेबल हो ना हो, लेकिन मैं कंफर्टेबल रहूँगी, और तुम्हारी मौजूदगी ही मुझे कंफर्टेबल रख सकती है। मुझे मजबूत रहने के लिए अपनी ज़िंदगी के हर पल तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जो मुझे संभाल सकता है। तुम जाओगे तो मैं जाऊंगी, वरना नहीं। और फिर 3 दिन की तो बात है, वलीमे के बाद हम लोग हॉल से सीधा अपने घर आ जाएंगे। वो मान से कहती उसके कंधे पर सर टिका गई थी। ओके, हम दोनों चलेंगे। आप खुश? साहिर उसकी आखिरी बात और आखिरी हरकत पर खुलकर मुस्कुराया था। बिलाखिर वो दिन आ ही गया था जब वो एक बार फिर शाह मेंशन के गेट के सामने खड़ी थी। इस घर में गुजारे गए अपनी ज़िंदगी के कई साल किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगे थे। इसी घर के मकीनों से बहुत सी खुशियाँ मिली थी उसे, लेकिन आखिर में मिलने वाला सबसे बड़ा धचका, सबसे बड़ा गम उन तमाम तर खुशियों पर भारी साबित हुआ था। उसे उन सबका सर दवैया आज भी अजबर था। दिल शिद्दत से नफी कर रहा था इस घर में जाने, उनसे मिलने से। कहीं भाग जाने को दिल चाहा था, लेकिन वो अपने कदमों को रोके खड़ी थी। दानी, आप ठीक हैं? गाड़ी से निकलते साहिर ने उसे गाड़ी का दरवाज़ा थामे वहीं जमे देखा तो उसके चेहरे की सफ़ेद पड़ती रंगत पर नज़र डालता उसे मुखातिब कर गया। दानी माजी की तकलीफ दे यादों के हसार से निकली थी। फिर ख़ुद को नॉर्मल करने की कोशिश में वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर लाई। चौकीदार ने उसे देखते ही पहचान लिया था, तभी फ़ौरन गेट खोल दिया। कोमल ने टेरिस से ही उसे गाड़ी से निकलते देख लिया था और खुशी के आलम में सबको बताती वो खुद मरकज़ी दरवाजे पर रुक गई थी। उसके पीछे ही घर के सब अफराद शायद दानीन के इस्तकबाल के लिए घर से बाहर आ चुके थे। जैद, कोमल, रुदाबा, बड़ी ताई जी, बड़े ताया जी, छोटे ताया जी, और आखिर में दानीन की निगाह बेताबी से भाग कर आते उस वजूद पर पड़ी थी जो गेट के करीब रुक गया था। बाकी सब अफराद से आगे उसकी आंखों में दानीन को देखते ही अनकहे से जज्बात झलकने लगे थे, जिन्हें दानीन के साथ साथ साहिर ने भी नोट किया था। लेकिन दानीन ने उसके चेहरे पर फ़कत एक नज़र डाली थी, फिर दोबारा उसे और उसकी आंखों से आया होते जज्बात पर दूसरी निगाह डाले बगैर वो साहिर की जानिब पलटी थी। साहिर के बाजू से बाजू गुजार कर उसका हाथ थामे उसे वहाँ खड़े सब अफराद को बहुत कुछ जताया था। उसके साहिर का हाथ थामने पर अदन की आंखों की वो जोत बुझने लगी। साहिर को दानीन के हाथों का सर्दपन और लर्जिश वाज़ेह महसूस हुई थी। तभी उसने दानीन के हाथ पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत करते हुए उसका एतमाद बढ़ाया था। यहाँ आने की तैयारी से लेकर यहाँ आकर गाड़ी से उतरते वक्त तक दानीन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन साहिर के हाथ की इस गिरफ्त ने उसकी सारी झिझक, सारा डर कहीं दूर भगा दिया था। बरसों पहले उस पर बहतान तराशी करके उसके वजूद को बहुत हल्का और बेमोल करके इस घर से निकाल दिया गया था, और आज वो इस शख्स के साथ इस घर की दहलीज पार कर रही थी जिसने उसके नाम के साथ अपना नाम जोड़कर उसके वजूद को मौत पर कर दिया था। कोमल, दानीन बोर हो रही थी जब कोमल को किचन में काम करते देखा तो उस तक चली आई। हाँ, कोमल चूल्हे पर रखी कढ़ाई में चम्मच चलाती चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जह हुई। कुछ चाहिए था क्या? कोमल ने फ़ौरन पूछा। इस घर में सब लोग वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे थे उसे, हत्ता कि उसे अरसल के घर की बजाय बड़े ताया जी ने इसी घर में रुकने पर इसरार किया था। शायद इस तरह वो अपनी की गई गलती का इज़ाला करना चाहते थे। नहीं, बोर हो रही थी तो सोचा तुमसे गपशप कर लूँ।
रुदाबा मैडम तो शॉपिंग पर गई हैं और समिया ठहरी दुल्हन। रात को मेहंदी की तकरीब में ही आएगी। बाकी इस घर में तुम ही हो जो मुझसे बातें करके मेरी बोरियत भगा सकती हो, वह हल्के फुल्के लहजे में कहती वापस किचन में चेयर घसीट कर बैठ गई। फाइनली तुम्हारे आने से इस घर में रौनक लौट आई, वरना एक अरसा हुआ खुशियों ने इस घर का रास्ता देखना छोड़ दिया था। अब आई हो तो बहुत से दिन रुकना यहाँ, पहले की तरह जब गप्पे लगाया करेंगे। कोमल सलाद का सामान निकालती कह रही थी। तुम्हारी रुखसती कब हुई? दानीन ने खीरे का पीस उठाकर मुंह में डाला। 2 साल पहले, कोमल ने मुख्तसर सा जवाब दिया। उसका और जैद का अब एक बेटा था। कोमल, बड़े ताया जी व्हील चेयर पर कब से हैं? मतलब उनकी ये हालत? दानीन ने बात अधूरी छोड़ी। अरसल और समिया ने उसे नहीं बताया था, लेकिन यहाँ आकर उसे इल्म हुआ था कि बड़े ताया जी पैरालाइज्ड हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर दानीन से माफ़ी मांगी थी। बाकी सब भी माफ़ी के ख्वाहिशगार थे और दानीन ने उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया था। जो हो चुका था वो बदला नहीं जा सकता था। दिलों में नफ़रतें और नाराज़गियाँ रखकर वो करती भी क्या? दिल से तो उन्हें पहले ही माफ़ कर चुकी थी, आज ज़बान से भी माफ़ कर दिया था। जिस दिन समन आपी ने अपने गुनाहों का और तुम्हारी बेगुनाही का एतराफ़ किया था, उस दिन ही ताया जी को फालिज का अटैक हुआ। दुख तो पहले भी बहुत थे कि उनके सबसे बड़े और लाडले बेटे की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी थी। घर में हर वक्त वहशत सी छाई रहती। तुम्हारे जाने के बाद अदन भाई का दुनिया की हर औरत पर से एतबार उठ गया और वो समन आपी पर भी शक करने लगे थे। समन आपी ने अदन भाई को हासिल करने के लिए बेशक राह गलत चुनी, लेकिन उनकी मोहब्बत सच्ची थी। तभी अदन भाई का रवैया उन्हें पहरों असियत में मुब्तला रखता। वो रोती, चीखती, चिल्लाती थीं। फिर अदन भाई का उनका झगड़ा हो जाता और कई कई दिन घर में अजीब सा माहौल, अजीब सी खामोशी छाई रहती। परी का इस दुनिया में आना भी उनके ताल्लुकात को बेहतर ना बना सका। जहाँ हम वक्त खुशियाँ रक्स करती थीं, वहाँ मौत किसी खामोशी ताया जी को अंदर से खोखला करती जा रही थी। और आखिरी बार समनापी के मुंह से निकले उस सच ने क्या। ताया जी ये दुख सह नहीं सके और उनके दिमाग पर इस चीज़ का गहरा असर हुआ। हॉस्पिटल गए तो वहीं फालिज का अटैक हुआ और वो अपने जिस्म के निचले हिस्से से हमेशा के लिए माजूर हो गए। इसके बाद से उनके लबों पर सिर्फ तुम्हारा नाम रहता था। वो इसी दुख में रहने लगे थे कि अपने मरहूम भाई को क्या जवाब देंगे तुम्हारे हवाले से। आज तुम आई हो तो वो भी कमरे से निकले हैं, वरना बहुत चिड़चिड़े से हो गए थे। ना कमरे से निकलते थे और ना किसी को अपने पास आने देते थे। आज मेहंदी का फंक्शन भी उन्होंने बहुत इसरार करके अपने घर के लॉन में रखवाया है, क्योंकि वो इस वहशत को ख़त्म करना चाहते थे जो इस घर का मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी है। कोमल ने मुख्तसर अल्फाज में गुज़रे सालों में इस घर और घर के मकीनों पर गुजरी हर तकलीफ़ और अज़ियत बयान कर दी थी। दानीन सर झुकाए खामोशी बैठी थी कि कहने को उसके पास एक लफ्ज़ ना था। अदन की वाइफ नहीं आई मेहंदी में? उनकी बहन की मेहंदी है आज, सब रिश्तेदार जमा हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। साहिर ने सवालिया नज़रों से दानीन की जानिब देखा था। दोनों स्टेज से काफ़ी फासले पर खड़े थे। कई लोगों की नज़रें उनकी जानिब थीं, जिनमें रश्क और हसद के मिले जुले तासुरात थे। उन दोनों का कपल आज की शाम का बेहतरीन कपल लग रहा था। दोनों का मैचिंग लिबास था। दानीन फ़ॉन कलर की टखनों को छूती फ्रॉक में मलबूस थी, जबकि साहिर ने भी हम रंग कुर्ता पजामा और वेस्ट पहन रखी थी। दोनों मेड फॉर ईच अदर की बेहतरीन मिसाल लग रहे थे। नहीं, कोमल बता रही थी अदन ने सख्ती से मना किया है कि अगर समन आपी ने इस शादी के किसी भी फंक्शन में शिरकत की तो वो ना सिर्फ ये शादी छोड़कर चला जाएगा, बल्कि अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए घर भी छोड़ देगा। दानीन के लहजे में अफसरदगी की झलक थी। समन ने उसके साथ जो भी किया, लेकिन वो समन के लिए दुखी थी। बुरा करने वाले का अंजाम बुरा ही होता है। साहिर ने गहरी सांस भरी थी। हाँ, और मेरे साथ बुरा हुआ तो उसके बदले में मुझे तुम मिल गए। तुम्हें मुझे सौंप कर अल्लाह ने मेरे सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। दानीन ने कहते हुए शरारत से उसके बाल बिखेरे थे। साहिर उसकी इस हरकत को एंजॉय करता हंस दिया था, जबकि कुछ फासले पर मौजूद अदन ने जलती आंखों से ये मंजर और उन दोनों की हंसी को देखा था। दानीन आपी, दुल्हा दुल्हन से ज़्यादा ग्रेसफुल कपल तो आप दोनों का लग रहा है। क्या ख्याल है, आपकी मेहंदी की रस्म भी साथ ही ना कर दें? कपल्स मेहंदी की रस्म कर रहे थे, तभी वो और साहिर भी रस्म करने स्टेज पर आए। जब फोटोग्राफर का रोल अदा करती रुदाबा ने शरारत से उन्हें छेड़ा। इरादा अरसल को चिढ़ाने का था। तुम इंसल्ट करी हो दूल्हा दुल्हन की। अगर ऐसे कमेंट्स करने हैं ना तो मैं और समिया जा रहे हैं। कल मौलवी साहब से निकाह पढ़वा कर लौट आएंगे। हस्ब तवक्को अरसल चीख उठा था। वहाँ हंसी का तूफान सिमट आया था।
मत तंग करो मेरे भाई को, इतना प्यारा तो लग रहा है। बस हमारी दुल्हन ज़्यादा प्यारी है तो इसलिए उसके पहलू में लंगूर लग रहा है, वरना अच्छा खासा हैंडसम है अरसद। दानीन भी शरारत पर आमादा हुई थी। शर्म करो, शर्म करो। तुम्हें इतनी मुश्किल से ढूंढकर अपनी शादी में लाया कि मेरा साथ दोगी, तुम उल्टा मेरी वाट लगा रही हो। कैसी बहन हो तुम? साहिर भाई समझाने अपनी बीवी को। अरसद ने दुहाई देते हुए साहिर को भी दरमियान में घसीटा। वेल, बीवी की बात से इनकार करने की जुर्रत दुनिया के किसी शौहर में नहीं, क्योंकि बाद में बीवी को मनाने के लिए 1000 जतन करने पड़ते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि दानीन ने जो कहा 100% दुरुस्त कहा। साहिर की बात पर वहाँ शोर बुलंद हुआ था। नारे और हूटिंग का शोर हर पल बढ़ता ही जा रहा था। साहिर की बात पर दानीन ने झेप कर उसे घूरा। हम लोग का आगाज़ तो हो चुका है, अब बच कर रहिएगा ज़रा। अरसल ने दानीन की साहिर को घूरती निगाहों पर चोट की थी। बको मत, तुम पर भी ये वक्त आने वाला है। वो झेप मिटाने को उस पर चढ़ दौड़ी। चेहरा साहिर की निगाहों के बाईस सुर्ख पड़ रहा था। जल्दी जल्दी रस्म अदा करती वो अपनी जगह से उठ गई। दोनों स्टेज से उतर रहे थे जब एक जानिब से भाग कर आती बच्ची साहिर से टकराई और उसके हाथ में मौजूद कोल्ड ड्रिंक साहिर के लिबास को दागदार कर गई। सॉरी अंकल। वो बच्ची खौफजदा सी होकर साहिर को देखने लगी। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। दानी ने बच्ची की गाल पर बोसा देते हुए उसका डर ख़त्म करना चाहा। लाओ मैं साफ़ कर दूँ। दानी ने एक टेबल पर पड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू घसीटती हुई उसे लिए साइड पर आई। रहने दे दानी, वेस्ट के साथ कुर्ता भी गीला हो गया है, चेंज करना पड़ेगा, ऐसे दाग नहीं जाएंगे। साहिर ने उसे कदरे झुककर टिश्यू से अपना लिबास साफ करते देखा तो मना कर गया। चलो मैं कोई दूसरा सूट निकाल देती हूँ। दानी ने सीधे होते हुए शहादत की उंगली से अपने चेहरे के सामने आए बाल कान के पीछे किए। नहीं, इट्स ओके। इस तरह फंक्शन छोड़कर दोनों का अंदर जाना मुनासिब नहीं लगता। मैं दूसरा ड्रेस निकालूंगा, आप फंक्शन एंजॉय करें, मैं चेंज करके बस अभी आया। साहिर ने मुनासिब अल्फाज में उसे मना किया था। अच्छा ठीक है, गेस्ट रूम की अलमारी में तुम्हारे और मेरे सब ड्रेसेस हैंग कर रखे हैं, मैंने प्रेस करवा लिए थे मुलाजमा से, उनमें से कोई पहन लेना। दानी के मतला करने पर वो अतला असबात में सर हिलाता लॉन से निकलता अंदर की जाने बढ़ गया। कहाँ रह गया साहिर, अभी तक आया क्यों नहीं? दानी ने बेचैनी से कलाई पर बंदी घड़ी की जानिब देखा। 10 मिनट का इंतजार उस पर बहुत भारी गुजर रहा था। कोमल, साहिर अंदर गया है चेंज करने, मैं ज़रा उसे देखा हूँ कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। वो कोमल को बताकर खुद भी शाह मेंशन के मरकज़ी दरवाजे की जानिब बढ़ गई। हील की आवाज़ पैदा करती वो गेस्ट रूम की जानिब बढ़ रही थी जब अचानक कोई उसके सामने आया। दानी ने एकदम डर कर पीछे हुई थी। नज़रें उठाईं तो अदन को अपने सामने मौजूद पाया। तुम यहाँ? दानी उसकी यहाँ मौजूदगी पर हैरान हुई क्योंकि इस वक्त सब लोग बाहर लॉन में थे। हाँ, मैं परी को सुलाने आया था, उसे मेरे बिना नींद नहीं आती ना, उसे सुलाकर वापस जा रहा था लॉन में। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? अदन ने उसकी बात का जवाब देते हुए साथ ही उसकी यहाँ मौजूदगी के मुतालिक इस्तफसार किया। मैं साहिर को देखने आई थी। दानी मुख्तसर जवाब देती एक साइड से होकर गुजरने लगी। दानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अदन को यह मौका गनीमत लगा था, तभी फ़ौरन उसका रास्ता रोक गया था। दानी उसके तर्ज खुद तखातुब पर चौंकी थी। क्या बात? उसने बगौर अदन की जानिब देखा था, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वो क्या कहना चाहता है। तुम खुश हो अपनी लाइफ में? अदन बराह रास्त उसकी आंखों में देखता मुद्दे की बात पर आया। इस सवाल का मतलब? दानी ने चुपती हुई सी निगाह उसके चेहरे पर डाली। दानी, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन यकीन करो मेरा कसूर नहीं था उसमें। जो कुछ मुझे दिखाया गया, मेरी जगह कोई भी मर्द होता वो ऐसे ही रिएक्ट करता। तुम्हारी बेवफाई के एहसास से मुझे पागल कर डाला था उस दिन, और उस पागलपन में मैं क्या कुछ करी मुझे खुद भी नहीं हुआ। बिलीव मी, तुम्हारे जाने के बाद हर दिन मुझे खसारे का एहसास तड़पाता रहा है। अदन इस वक्त दुनिया का बेबस तरीन इंसान लग रहा था। इन सब बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है अदन, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। दानीन का लहजा बेतासुर था। आगे बढ़ने की ख्वाहिश में ही तो तुमसे ये सब कह रहा हूँ। अदन के लहजे में छुपी दरख्वास्त पर दानी चौकी थी। क्या मतलब? उसने नासमझी से अदन को देखा, जैसे समझ कर भी उसकी बात का मतलब ना समझी हो। मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आओ दानी, मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिसका वादा किया था। यूँ समझ लो दरमियान में ये माह साल कभी आए ही नहीं। मेरे पास वापस आ जाओ, हम फिर से नई ज़िंदगी शुरू करते हैं।
और उन ख्वाबों को पूरा करते हैं जो हमने मिलकर देखे थे। अदन की बात पर उसे शदीद किस्म का धचका लगा था। उसने बेयकीनी से अदन की जानिब देखा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मुझसे ये बात कहने की? वो हैरान थी कि उसकी किस बात से अदन ने ये उम्मीद लगाई कि वो उसके पास लौट आएगी। तुम्हारी मोहब्बत ने हिम्मत दी है मुझे दानी। एक बार पहले तुम्हें खो चुका हूँ, लेकिन अब नहीं खोना चाहता। तुम्हारा इस घर में आना मेरे दिल में ये आस जगा गया कि तुम कुछ नहीं भूली हो। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे मोहब्बत करती थी, और इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। जैसे मैं आज तक तुम्हें नहीं भुला पाया, वैसे ही मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिलो दिमाग में आज भी मैं ही बसा हुआ हूँ। और अदन ने बात करते करते आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहा था, जब दानीन फ़ौरन 2 कदम पीछे हटी। मेरा हाथ थामने की या मेरे करीब आने की गलती भी मत करना अदन शाहवेज़। पहले मैं तुम्हें ये हाथ थामने की इजाज़त इसलिए देती थी क्योंकि मैं तुम्हारे निकाह में थी, लेकिन उस रोज़ मुझे तलाक के 3 लफ्ज़ कहकर तुमने मुझ पर से अपना हर हक़ और सारे इख्तियार खो दिए। अब मेरे करीब आने का हक़ सिर्फ उसका है जो मेरा शौहर है। दानीन का लहजा दुरुस्त था। उसका ये रूप देखकर अदन गंग सा रह गया। अंदाज़ा नहीं था कि उसकी जानिब से इतना शदीद रद्द-ए-अमल मिलेगा। और किस मोहब्बत की बात करते हो तुम? वो मोहब्बत जिसके खोखले दावे किए थे तुमने, और जब उस मोहब्बत की आजमाइश का वक्त आया तो तुम मीलों के फासले पर जा खड़े हुए। मोहब्बत सिर्फ ज़बान से कहने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ देने का है। अगर तुम मोहब्बत करते होते तो मेरा एतबार करते, चाहे सारी दुनिया मेरे ख़िलाफ़ होती, लेकिन तुम मेरे साथ खड़े होते। लेकिन नहीं, संसार करने वालों में सबसे पहला पत्थर उठाने वाला हाथ तुम्हारा था। बाद में जिसने जो किया, जो कहा, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन पहला वार करने वाले शख्स को मैं कभी भूल नहीं सकती। बात करते करते उसका सांस फूलने लगा था। तुम्हारा यकीन गलत है अदन शावेज़। मेरे दिल और दिमाग में तुम्हारा अक्स तक नहीं है। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। मैं इस घर में आई हूँ तो अरसल की वजह से, क्योंकि वो वाहिद इंसान था जिसे मुझ पर भरोसा था। उस वक्त भी जब इस घर का हर फर्द मुझ पर कीचड़ उछाल रहा था। बहुत मान से गया था वो मुझे अपनी शादी में बुलाने, और मैं उसका मान तोड़ नहीं सकी। उसने लम्हे भर का तवक्कुफ़ किया था, और इस गलत फहमी से तुम निकल आओ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी या आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। क्योंकि मोहब्बत के असल मायने क्या हैं, ये मुझे साहिर से मिलने के बाद समझ में आया। होश की सरजमीन पर कदम रखते ही तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ सुना। तुम्हारी आंखों से झलकते जज्बात मुझे कई दिन मसरूर रखते, और फिर निकाह होने के बाद तुम्हें हम सफ़र के तौर पर सोचना अच्छा लगने लगा। तुम्हारे मोहब्बत के राग सुन सुन कर मुझे लगा मैं भी तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो रही हूँ। लेकिन वो सिर्फ एक गलती थी, नौजवानी की गलती। जिस दिन तुमने मेरे हर ख्वाब को चिकनाचूर किया, मुझे सारी दुनिया के सामने बेइज्जत किया, उस दिन समझ में आया कि नौजवानी की ऐसी गलतियाँ कितनी अज़ियत देती हैं। उस दिन मेरे दिल में जन्म लेते वो नरम जज्बात अपनी मौत आप मर गए थे। उस दिन एहसास हुआ कि मुझे तुमसे नहीं, बल्कि तुम्हारी मुझसे की जाने वाली मोहब्बत से मोहब्बत थी। और जब तुम्हारी मुझसे मोहब्बत खोखली और झूठी निकली तो मेरी मोहब्बत कैसे सलामत रहती। तुम्हारी मोहब्बत से जुड़ी मेरी मोहब्बत भी उसी दिन फना हो गई थी जिस दिन तुम्हारे किए गए सारे दावे झूठे साबित हुए। कुछ अरसे के लिए लगा था जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर साहिर आया मेरी ज़िंदगी में, जिसने मुझे जीने के असल मायने समझाए। उसने बताया कि मोहब्बत किसे कहा जाता है। उससे मिलकर मुझे पता चला कि मोहब्बत सिर्फ ज़बान से अदा किए जा रहे प्यार भरी मीठी बोल का नाम नहीं है। महबूब के साथ मिलकर मुस्तकबिल के ख्वाब सजाना मोहब्बत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत वो होती है जिसे लफ्ज़ों के इजहार की ज़रूरत ही पेश आए। ये वो जज्बा है जिसे बार बार ज़बान से दोहराना नहीं पड़ता। मोहब्बत खुद अपना आप मनवाती है। मोहब्बत की पहली सीढ़ी ही महबूब पर एतबार है, और साहिर मोहब्बत की हर सीढ़ी कामयाबी से अबूर करता मेरे दिलो दिमाग पर काबिज़ हो चुका है। मैंने माजी में तुम्हारे साथ मिलकर कुछ हसीन ख्वाब ज़रूर देखे थे, लेकिन उन ख्वाबों की ताबीर पा चुकी हूँ मैं, जिसमें साहिर मेरे साथ खड़ा है। वो बोलते बोलते हाँफने लगी थी, लेकिन लहजे और आँखों की तलखी अब तक ख़त्म नहीं हुई थी। ऐसा क्या ख़ास है उसमें जिसने तुम्हें मेरी मोहब्बत भुला दी? मुझसे ज़्यादा फ़िक्र करता है वो तुम्हारी, मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है वो तुमसे।
मेरी तरह दीवानों की जैसी चाह सकता है वो तुम्हें? अदन अपनी ज़ात की नफ़ी पर चीख उठा था। तभी उसे कंधों से थाम कर झंझोर डाला। दानी ने नफ़रत के आलम में खुद को उससे छुड़ाया था। मेरे लिए उससे ज़्यादा ख़ास इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। वो मुझे दीवानों की तरह चाह सकता है या नहीं, ये तो इल्म नहीं मुझे, लेकिन वो मोहब्बत करके मोहब्बत को निभाना जानता है। मुझ पर एतबार करता है, मुझे मान देता है। भरी दुनिया में मुझे रुस्वा नहीं करता, बल्कि हर जगह, हर मुश्किल घड़ी में मुझे ये एहसास दिलाता है कि कोई और मेरे साथ हो ना हो, वो मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेगा। जानते हुए कमी है उसमें। उसने तुम्हारी तरह ज़बान से कभी मुझसे मोहब्बत के बुलंद-बाग दावे नहीं किए, बल्कि मुझे याद नहीं पड़ता कि उसने कभी मेरे रूबरू खड़े होकर मुझसे मोहब्बत का इजहार भी किया हो। हाँ, लेकिन उसका अंदाज़, उसकी फ़िक्र, उसकी तवज्जो मुझे ये एहसास दिलाती है कि मैं उसके लिए ख़ास हूँ, बहुत ख़ास। वो मेरी ज़िंदगी का वाहिद रिश्ता है जो मेरी तरफ उंगली उठाने वाले की उंगली तोड़ सकता है और बुरी निगाह से देखने वाले की आंखें निकाल सकता है। उसका साथ मुझे खौफज़दा नहीं करता, बल्कि उसकी पनाहों में मैं खुद को महफूज महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरी हिफाजत की खातिर वो अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है और लगा चुका है। तुम्हारी निस्बत उसमें ख़ास क्या है, मैं ये जानना नहीं चाहती, क्योंकि मैं तुम्हें इस काबिल नहीं समझती कि उसे तुमसे कंपेयर करूं। बहुत सी अज़ियतें झेलने के बाद खुदा ने इनाम के तौर पर मुझे इस शख्स से नवाजा है, और इसके लिए मैं जितना उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करूं कम है। अपनी ज़िंदगी में काने रहना सीख लो अदन। गुज़रे वक्त को वापस आने की कोशिश करने की बजाय अपने मौजूदा वक्त और रिश्तों को सुधारने की कोशिश करो। समनापी बुरी नहीं है, तुम्हारी मोहब्बत उन्हें बदल सकती है, और किसी के लिए ना सही, कम से कम अपनी बेटी के लिए ही अपने इस रिश्ते को अच्छी तरह निभाओ। तुम दोनों की गलतियों की सज़ा उस मासूम को मत दो, वरना इससे ज़्यादा पछतावे तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगे। बात के अख्तिताम पर उसका लहजा नरम हो गया था कि डरी सहमी परी को देखकर उसे वाकई दुख पहुंचा था। वो बच्ची माँ बाप दोनों की लापरवाही का शिकार होती मुरझा गई थी। अदन को सोच में डूबा देखकर दानी उसके सामने से हटती आगे बढ़ गई थी, जबकि राहदारी मुड़ते ही गेस्ट रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा साहिर मुस्कुरा दिया था। दानी के लबों से निकला हर लफ्ज़ सुना था उसने, और यह एहसास उसे ताजगी बख्श किया था कि आज उसकी मोहब्बत सिरखुरू ठहरी थी। कहाँ हो? मेहंदी की तकरीब ख़त्म होने के बाद शाह मेंशन के लॉन्च में सारी फैमिली जमा थी। हंसी मजाक चल रहा था जब दानी ने साहिर को मैसेज किया। अदन के अलावा वो भी काफ़ी देर से गायब था, और दानी बड़ों की मौजूदगी में झिझक के बाइस किसी से भी उसके मुतालिक पूछने से कतरा रही थी। अब भी कॉल की बजाय चुपके से मैसेज किया था उसे। टेरिस पर 1 मिनट के बाद रिप्लाई मिला। इस वक्त टेरिस पर क्या कर रहे हो? दानीन हैरान हुई। सुबह के 4 बज रहे थे। एक लड़की ने बुलाया है मुझे मोहब्बत का इजहार करने के लिए। आज की तकरीब में मुझे ही देखती रही थी वो, मोहब्बत पाश नज़र से। अब उसने टेरिस पर बुलाया तो मैं इनकार नहीं कर सका। साहिर के नंबर से मौसूल होने वाले इस पैगाम को दानी ने आंखें फाड़ कर देखा। कौन सी लड़की? टाइप करके साथ सुर्ख रंग के गुस्से वाली इमोजी लगाई। वही ब्लू गाउन वाली जिसे आप घूर घूर कर देख रही थी कि वो मुझे क्यों देखे जा रही है। साहिर के अगले मैसेज पर दानी की निगाहों के सामने मेहंदी की तकरीब का वो मंजर उभरा, और उस लड़की को याद करते हुए वो लब भेज गई। नीचे लॉन्च में आओ फ़ौरन, हुक्मिया मैसेज किया गया। अभी नहीं आ सकता, वो बस आने ही वाली है। वैसे बहुत रोमांटिक लड़की है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि कोई लड़की मुझे प्रपोज़ कर रही है। टेरिस को इतना ज़बरदस्त सजाया है कि मैं तो इम्प्रेस हो गया हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, वही मेरी दूसरी बीवी बनेगी। अच्छा वो आ गई है, बाय। मैसेज के एंड पर दिल वाले इमोजी सेंड किए गए थे। दानी की पेशानी पर अनगिनत बल पड़े। इस बार रिप्लाई देने की बजाय वो अपनी जगह से उठी। कहाँ? रुदाबा की जवानियाना से उसकी जानिब उठी। आती हूँ अभी, सरगोशी के इस अंदाज में कहती वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। लब सख्ती से आपस में पेवस से लाशऊरी तौर पर ही वो फ्रॉक के बाजू भी ऊपर करने लगी थी, जैसे जंग के लिए जा रही हो। तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती वो आखिरी 2 सीढ़ियों पर रुकी। आंखें फैलाकर टेरिस को देखा था, जहाँ वाकई सजावट की गई थी। मतलब साहिर ने जो कुछ कहा वो मजाक नहीं, सच था। वाकई किसी लड़की ने उसके लिए ये सब। गुस्से की एक शदीद लहर उसके वजूद में दौड़ गई। वो आखिरी 2 सीढ़ियाँ भी अबूर करती ऊपर आई। मुतलाशी निगाहें किसी को तलाश कर रही थीं। जब कुछ फासले पर मुंडे पर झुका वो किसी का मुंतज़र मिला। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचने की?
वो गुर्राती हुई उसकी जानिब बढ़ी थी जब साहिर पलटा। उसे खूंखार तेवरों से अपनी जानिब बढ़ता देखकर उसने उसके दोनों बाजू थामे थे। क्या कर रही हैं, नीचे धकेलेंगी क्या मुझे? उसे दोनों हाथों से काबू किए वो मुंडे से ज़रा फासले पर हुआ था। हाँ, जान से मार दूंगी तुम्हें भी और उस चुड़ैल को भी जो तुम्हें प्रपोज करने आई है। छोड़ो मुझे। कहाँ है वो तुम्हारी दूसरी बीवी? सामने लाओ उसे मेरे। वो जोर लगाकर अपना आप उसे छुड़ा गई। ये जंगली बिल्ली जैसी हरकतें छोड़ेंगी तो फिर मिलवाऊंगा ना आपको उससे, वरना आपका क्या भरोसा, आप उसका मुंह ही नोच लें। साहिल की बात पर वो उसे घूरने लगी। मेरे आने से पहले वो यहीं थी ना? कहाँ छुपाया उसे? अंदाज वार्निंग लिए हुए था। साहिल ने कनखियों से टेरिस की एक जानिब देखा जहाँ सफ़ेद पर्दे के पीछे कुछ था। दानीन भी उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखती तेज़ी से उस तरफ बढ़ी। बिना किसी भी बात पर गौर किए उसने पर्दा हटाया। आंखों का गुस्सा पहले हैरत में बदला और फिर उलझन में। मुंह खुला का खुला रह गया। नासमझी के आलम में उसने मुड़कर साहिल को देखा जो मुस्कुराहट दबाए उसी की जाने मुतवज्जा था। फिर उसे अपनी तरफ तकते पाकर वो मजबूत कदम उठाकर उसके हुक्म में आ खड़ा हुआ। सामने खिड़की से टिका कर रखे गए कदे आदम आईने में उन दोनों का अक्स उभरा था। ये क्या था? दानी ने खबगी से आईने में नजर आते उसके अक्स को घुरा। मेरी दूसरी बीवी, जवाब बरजस्सा था। और पहली? दानी ने सवालिया अंदाज में अबरूज गाए। मेरी जॉब है ना मेरी पहली और चहीती बीवी, आपने ही तो ये नाम दिया था उसे। साहिर के लहजे में शरारत वाज़ेह थी। ये अरेंजमेंट किसने किया? वो अब मुड़कर टेरिस को देख रही थी जहाँ बहुत से रोशन दिए बड़े से दिल की शक्ल में रखे गए थे। दरमियान में फूलों की पत्तियाँ भरी थीं और उन फूलों की पत्तियों के दरमियान एक टेडी बियर रखा था जिसके हाथ में कार्ड था। बी माइन। उसे ऊपर से अपने हसार में लेकर उसके कान के करीब झुकते हुए साहिल ने सरगोशी के आलम में कार्ड पर तहरीर करदा दोनों अल्फाज अपने लबों से अदा किए थे। इन दो अल्फाज में दुनिया के तमाम तर खूबसूरत जज्बात आन सिमटे थे। आई एम ऑलरेडी योर्स। उसकी जानिब मुड़ते उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमाइल करते हुए दानीन ने बिना एक पल के तवक्कुफ के जवाब दिया था। थैंक्स माई लेडी। साहिल ने पहली बार पूरे सहकाक से उसके गिर्द बाजू हमाइल करते उसका हाथ लबों से लगाया था। वैसे ही ये सब तुम घर जाकर भी कर सकते थे, हमारे अपने घर जहाँ बस हम दोनों होते। दानीन उसके कुर्ते के बटन से खेलते हुए कह गई। आज किसी के लबों से शिकायत सुनी कि मैंने कभी ज़बान से बुलंगो बांग दावे नहीं किए मोहब्बत के, कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, तो सोचा क्यों ना आज की शिकायत आज ही दूर कर दी जाए। आज का काम कल पर नहीं डालते, ये मुहावरा तो सुना होगा ना आपने। इसलिए ज़बान से इजहार मोहब्बत आज कर लेते हैं, अमली तौर पर घर जाकर सही। आखिर कब तक अपने बच्चों को इंतजार करवाएंगे हम? साहिल ने आंखों में शरारती चमक लिए हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी नाक दबाई। तुम मेरी और अदन की बातें सुन रहे थे छुप छुप के? दानी का मुंह खुला का खुला रह गया। नहीं, मैं तो कमरे से निकल रहा था जब आप दोनों की गुफ्तगू मेरी समात की नज़र हुई। सोचा चलो कुदरत मौका दे ही रही है तो अपनी बीवी के मुंह से अपनी दो चार तारीफ़ें ही सुन लूँ। मेरे सामने तो बस मेरी खामियां ही बयान की जाती हैं। साहिल ने हल्के फुल्के लहजे में वजाहत दी थी। वेरी बैड। दानी ने चेहरे के जाविये बिगाड़े। उसने फ़ौरन उसकी गर्दन की गिर्द हमाइल करता अपने बाजू पीछे किए। गिफ्ट चाहिए? उसे अब भी अपने हसार में लिए साहिल ने पूछा था। साहिल के सवाल पर दानी की आंखें चमकी। चेहरे के जाविये फ़ौरन दुरुस्त हुए थे। क्यों नहीं, गिफ्ट लेने से कौन इनकार करता है भला? लाओ दो। उसने जल्दी से अपनी हथेली उसकी जानिब फैलाई। ऐसे नहीं, पहले आंखें बंद करें। साहिल ने शर्त रखी। दानी फ़ौरन आंखें मीच गई। साहिल ने कुर्ते की जेब से मैरून कलर का मखमली केस निकाला, फिर उसे खोलते हुए दानी के सामने किया। ओपन योर आइज नाउ। इस आवाज़ पर दानी ने एक सेकंड की देर किए बगैर आंखें खोलीं। सामने उस केस में जगमगाती पायल से उसकी आंखें खैरा हुईं। वाओ, ये कब खरीदी? सताई से कहते हुए दानी ने पायल अपने हाथ में ली। जिस दिन यूनिवर्सिटी में आपसे पहली मुलाकात हुई थी उससे अगले दिन। साहिल ने इंकशाफ किया था। दानी पायल से नज़रें हटाती उसे देखने लगी। आंखों में हैरत का अंसर नुमाया था। उस रोज़ इस पायल को देखकर न जाने क्यों तसव्वुर में आपका चेहरा आन समाया था। मैं नहीं जानता कि इस एहसास के ज़ेर असर मैंने ये पायल ख़रीदी। ना ही मुझे इल्म था कि ये पायल मैं कभी आपको दे पाऊँगा या नहीं, लेकिन बस ख़रीद ली। उस दिन पहली बार मुझे मोहब्बत का एहसास हुआ था और हर बार ये पायल देखकर वही खूबसूरत एहसास मेरे दिल में जाग उठता है। साहिल के हर लफ्ज़ में जज्बों की तपिश थी। तो शादी के बाद दी क्यों नहीं मुझे? दानी की तरफ से नया सवाल आया। तब जैसा आपका रवैया था मैं आपको देने की जुर्रत कर सकता था। हर वक्त तो शेरनी बनी लड़ने मरने को तैयार रहती थी आप। साहिल ने हंसते हुए इसके पिछले रवैये का हवाला दिया।
सॉरी, बहुत तंग किया ना मैंने तुम्हें अब तक। दानिश ने कान पकड़े। मेरा मूड ख़राब मत करें। हमारे दरमियान ये माफ़ी वगैरह जैसे डायलॉग्स नहीं चाहिए मुझे। साहिल ने फ़ौरन उसके कान छुड़वाए। मैं ये पहनकर देखूं कैसी लगती है मेरे पैरों में? दानिश ने इश्तियाक से पायल लहराते हुए पूछा। कहना है? साहिल ने हथेली उसकी जानिब फैलाई थी। नहीं साहिल, मैं खुद पहनूंगी। तुम मेरे पैरों को हाथ नहीं लगाओगे। दानिश ने फ़ौरन इनकार में सर हिलाया। प्लीज़। वो उसके हाथ से पायल थाम गया था। क्या कर रहे हो साहिल? बहुत अजीब लग रहा है। उसे अपने सामने झुकते देखकर वो बड़बड़ाई थी। साहिल ने असर लिए बिना उसका पाँव उठाकर अपने घुटने पर रखा, फिर पायल उसे पहनाते हुए हुक को लॉक किया। छुए तो नहीं कभी किसी के पाँव मैंने, लेकिन वो पायल बांधने का जो बोले तो सोचा जा सकता है। आज शेते लहजे में साहिल ने हंसबे हाल शेर पढ़ा था। थैंक यू। साहिल खड़ा हुआ तो उसका बाजू थामती उसके कंधे पर सर टिका गई। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया था। वो दोनों गेट की जानिब देखने लगे, जहाँ चौकीदार की गेट खुलते ही गाड़ी अंदर दाखिल हो रही थी। दोनों ने सवालिया नज़रों से एक दूसरे को देखा, फिर रुकती हुई गाड़ी को। गाड़ी का दरवाज़ा खुला तो ड्राइविंग सीट से अदन उतरता दिखाई दिया, जो अब घूमकर फ्रंट सीट की तरफ आ रहा था। उस जानिब का दरवाज़ा खोलते हुए उसने पहले परी को गोद में लिया था, फिर अंदर मौजूद शख्सियत की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका हाथ थामकर वो वजूद गाड़ी से निकला था और उसे देखकर दानिश ने सुकून का सांस लिया था। साहिल और दानिश की निगाहें सुर्ख ईंटों से बनी उस रविश पर थीं, जहाँ समन अदन और अपनी बच्ची के हमरा वापस इस घर में लौट आई थी। बिलाखिर अदन ने नई उम्मीदें बांधने की बजाय पुराने रिश्तों को संभालने का फैसला कर ही लिया था। नीचे चलें? साहिल ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। दानिश नज़्बात में सर हिलाती उसके कदम से कदम मिलाती सीढ़ियों के जाने बढ़ गई। पीछे मौजूद हर शय उनके आगे की हसीन जिंदगी के लिए दुआगो थी। मैं जल रही थी यूं धूप में के मेरी रूह तक ही झुलस गई थी। वो चांद चेहरा, वो छाँव सूरत, वो जिंदगी का सुकून ठहरा। यूं ठेरों अफशा से मांग भर के मौत पर मुझे कर गया तू। ए अजनबी मेरे हमसफ़र, तेरा फंसू ही मेरा जुनून ठहरा। जी दोस्तों, आज ये सिलसिला नावल अपने अख्ताम को पहुंचा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये नावल आपको कैसा लगा, और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ हम इसी तरह नए नवीले नावल्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो जनाब, नेक्स्ट नावल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।